21वीं सदी का सबसे बड़ा मिरेकल हो रहा है और सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया में ये बात अब लोगों के घर कर गई है। दुनिया को पता चल गया, सबसे बड़ी खबर है दुनिया का कि एक देश जिसके पास हथियार नहीं था, एक देश जिसके पास अपनी मीडिया नहीं थी, एक देश जिसके पास अपनी सेना नहीं थी, एक देश जिसको पिछले 75 सालों से आतंकवादी कहकर प्रताड़ित किया गया, वो एकदम निर्दोष निकला। और मीडिया का प्रोपेगेंडा किस तरह से दुनिया में अपना वर्चस्व जमाता है वो भी साबित हो रहा है। सोचिए इजराइल के झूठ, इजराइल का जो दुष्प्रचार था वो किस तरह से बेनकाब हो गया। पिछले 75 सालों से पूरी दुनिया को गोरों की मीडिया, जिसको पश्चिमी मीडिया कहते हैं, मैं अगर सूचक शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ तो इजरायली मीडिया ने किस तरह से इस फिलिस्तीन और हमास को आतंकवादी प्रोपगेट कर रखा था। और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि फिलिस्तीन दरअसल आतंकवादी नहीं पीड़ित है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको जानकर हैरानी होगी, आपको भरोसा नहीं होगा, 21वीं सदी में अब आप किसी भी कीमत पर झूठ तो नहीं फैला सकते हैं। अब आप आतंकवाद नहीं फैला सकते हैं, अब आप बेनकाब हो जाएंगे। और यही बेनकाब अब इजराइल को फिलिस्तीन ने कर दिया है। सोचिए पिछले 75 साल से जब तक सोशल मीडिया नहीं था, जब तक एक्स नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, किस तरह से पिछले 75 साल तक अपने टीवी, अखबार और अपनी ही कम्युनिटी के दम पर इजराइल ने एक निर्दोष, एक कमज़ोर, एक ईमानदार देश फिलिस्तीन को किस तरह से बदनाम कर रखा था। ठीक वैसे ही जैसे भारत की मनुवादी टीवी और अखबार, जिसको मीडिया कहते हैं आप, उसने इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को बदनाम कर रखा था, किस तरह से उसने गैर बराबरी का एजेंडा चला रखा था और किस तरह से भारत की मनुवादी मीडिया ने रिजर्वेशन के खिलाफ कैंपेन चला रखा था। ठीक उसी तरह से इजराइलियों ने किस तरह से फिलिस्तीन के लोगों को बदनाम किया, उसी तरह से जैसे भारत के मुसलमानों को बदनाम किया गया, टाडा पोटा न जाने क्या क्या कानून लाया गया, उनको आतंकवाद से जोड़ा गया, उनको धार्मिक कट्टरता से जोड़ा गया और उनको बदनाम किया गया। और ये सब कुछ हुआ टीवी, अखबार के दम पर, और वो इसलिए क्योंकि उसमें एक ही कम्युनिटी, एक ही जाति के लोग थे भारत में, और इजराइल में एक ही समाज के लोग थे, एक ही कम्युनिटी के लोग थे, एक ही देश के लोग थे। लेकिन अब सारा भरम टूट रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। भारत वाला बाद में बात करूंगा, पहले ले चलता हूं दुनिया की सबसे बड़ी खबर इजराइल और फिलिस्तीन पर। सोचिए आज 76 दिन लगभग हो चुका है और स्थिति यह है कि 10,000 के करीब इजरायली सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इजराइल इसको मानता नहीं है। सैकड़ों टैंक को उसको उड़ा दिया गया है, लेकिन वो मानता नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे जिस फिलिस्तीन के पास सेना नहीं था, आर्मी नहीं थी, जिसके पास अपना हथियार नहीं था, फाइटर प्लेन नहीं था, वो युद्ध को कैसे जीत रहा है? क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल, आपके सवाल जायज़ हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल इस युद्ध को फिलिस्तीन और हमास इसलिए जीत रहा है कि उसके साथ इंसानियत है, उसके साथ आज पूरी दुनिया खड़ी है। अब तक जब तक ये 7 अक्टूबर को जब तक ये हमला नहीं हुआ था, तब तक इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में लोगों की राय अलग थी। एक बार तो भारत सरकार ने भी ट्वीट कर दिया कि हम इजराइल के आतंकवाद की इस लड़ाई में उसके साथ हैं। लेकिन जैसी देर सवेर इजराइल की परतें खुलती गई, भारत सरकार ने 3 बार इजराइल के खिलाफ वोट किया यूनाइटेड नेशन में। तो सोचिए खेल कैसे बदला। खेल ऐसे बदला कि इजराइल लगातार पिछले 75 सालों से इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था। उसके पास मीडिया नहीं थी, एक्स और उसके अपना तब पहले अल जजीरा भी नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे परतें साफ होने लगी। 7 अक्टूबर के बाद से जब इजराइल ने हमला शुरू किया तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये तो हमास को मार ही नहीं रहा है, ये तो आम निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है। और ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। उसके जहाज किसी फिलिस्तीनी हमास लड़ाकों पर नहीं गिर रहे थे, इजराइल के जहाज के बम गिर रहे थे आम फिलिस्तीनियों पर, उनके घर बेघर किए जा रहे थे। अस्पताल, स्कूल, मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, महिलाओं को नहीं छोड़ा गया। इसके बाद से दुनिया की राय बदलने लगी और दुनिया ने सोचा कि असली आतंकी तो इजराइल है।
आज के डेट में तो हिटलर के बाद सबसे बड़ा डिक्टेटर, सबसे बड़ा तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू है। मानवता का दुश्मन, 20,000 लोगों को मारने का अपराधी बेंजामिन नेतन्याहू है। और ये बात दुनिया को जैसे जैसे पता चली, दुनिया भर में इजराइल अलग थलग पड़ गया। वहीं रूस इस ताक में था, जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में उसको अमेरिका और यूरोप ने फंसा रखा था। सोचिए, रूस को भी कहीं ना कहीं घमंड था कि वो यूक्रेन को निस्तनाबूद कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन यूक्रेन के साथ पूरा यूरोप खड़ा हुआ, अमेरिका खड़ा हुआ, हथियारों की सप्लाई शुरू हुई और रूस आज भी उस युद्ध में फंसा हुआ है। रूस ने इसी का बदला लेने की सोची और उसने सबसे पहले इनिशिएट किया और इजराइल के खिलाफ ईरान को खड़ा किया और हमास को हथियार देने का, हथियारों की सप्लाई शुरू की। उसके बाद चीन की नज़र थी कि भारत सरकार एक गलती करे और खाड़ी देशों के साथ वो दोस्ती कर ले और उस मार्केट पर कब्जा कर ले। और उसने भी फिलिस्तीन के लिए हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी, ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। लेकिन तभी भारत ने अपना सटीक कदम उठाया और सालों से जो भारत की विदेश नीति है फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना, उसने उसको अपना लिया। लेकिन तब तक ईरान और नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन, इन लोगों ने जिस तरह से हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी और जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में एक बार 119 देश, 145 देश और फिर 153 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की, उसके बाद फिलिस्तीनियों को लगा कि ये युद्ध जीता जा सकता है, लड़ा जा सकता है। उसके बाद शुरुआत में भारत की मनुवादी मीडिया सब इजराइल चले गए और इजराइल के होटलों में बैठ के फिलिस्तीनियों की बर्बादी दिखाने लगे, बमबारी को सही ठहराने लगे और उससे भारत को, मुसलमानों को जोड़ने लगे। आज जो मीडिया आपको भारत के मुसलमानों के खिलाफ दिख रहा है, ये मीडिया पिछले आजादी के बाद से ही दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसानों के खिलाफ रहा है। जो मीडिया इस बार आपको फिलिस्तीन के खिलाफ दिख रहा था, वो मीडिया इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों के खिलाफ पिछले 75 सालों से है और आज सबसे बुरे तरीके से उनके खिलाफ है। जैसे भारत की मनुवादी मीडिया ने इजराइल का साथ दिया, उसी तरह से भारत की मनुवादी मीडिया इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसानों के खिलाफ है। और इसीलिए सोशल मीडिया की जरूरत है। सोशल मीडिया इसी झूठ को बेनकाब करता है, जैसे पूरी दुनिया की मीडिया ने, खासकर सोशल मीडिया और अल जजीरा ने इजराइल का झूठ बेनकाब किया और दुनिया को पता चल गया कि आतंकी असली कौन है। जैसे भारत में भ्रष्टाचारी कौन है, जातिवादी कौन है, मनुवादी कौन है, सबको पता चल रहा है आज के डेट में सोशल मीडिया पर। सबकी पोल परतें खुल रही है। और जैसे ही एक 7 दिनों का युद्ध विराम हुआ और जब इजरायली के गिरफ्त से फिलिस्तीनी आने लगे और उन्होंने जो अपनी तकलीफ दे कहानियां सुनाई, वो रोंगटे खड़ देने वाले थे। और उसके बाद पूरी दुनिया को लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश इजराइल है। और उसके बाद खाड़ी देशों ने एकजुट होना शुरू किया और उन्होंने तय किया कि हम भी उसी पॉलिसी को अपनाएंगे जिस पॉलिसी को अमेरिका और यूरोपियन देशों ने अपनाया था कि यूक्रेन को हथियार की सप्लाई करेंगे, लड़ेंगे भले नहीं लेकिन हथियार की सप्लाई करेंगे। और खाड़ी देशों ने यही पॉलिसी बनाई और उन्होंने फिलिस्तीन को हथियार देना शुरू किया। जो खाड़ी देश अफगानिस्तान को बर्बाद होते देख रहे थे, इराक को बर्बाद होते देख रहे थे, लीबिया को बर्बाद होते देख रहे थे, लेकिन वो चुप थे, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। वहीं से खेल पलटना शुरू हो गया। लेकिन इस बार फिलिस्तीन की कुछ और ही मंजिल तय थी। इस बार फिलिस्तीन को कुछ और ही मंजूर था और उसके वो तमाम पड़ोसी देश, चाहे लेबनान हो, चाहे तो यमन हो, इन देशों ने तय किया कि अब हम इजराइल से डरेंगे नहीं और इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। दरअसल 75 सालों से इजराइल ने अपने आप को दुनिया का सबसे सुपर पावर घोषित कर रखा था और वो दुनिया को डराता था, तमाम मुस्लिम कंट्री को और पड़ोसी देशों को, कि हम तो तुम्हें 2 मिनट में कुचल देंगे, मसल देंगे, बर्बाद कर देंगे। हमारे पास टैंक है, हमारे पास आयरन डोम रडार है, हमारे पास मिसाइलें हैं, जहाज है, 1.5 लाख 2 लाख के करीब सेना है। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है जब डर खत्म हो जाता है, जैसे भारत के बहुजन समाज का डर खत्म हो गया है, किसानों का डर खत्म हो गया है और मनुवादियों के आंख में आंख डालकर वो सवाल करते हैं, उसी तरह से तमाम इजराइल के पड़ोसी देशों का डर खत्म हुआ और उन्हें आंख में आंख डालकर बात करना शुरू किया और इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। शुरुआत हमास ने किया, उसके बाद हिजबुल्लाह और यमन ने शुरू कर दिया और आज स्थिति यह है कि पानी में, समुंदर में, लाल सागर में जहां यमन के लड़ाके हुथी मार रहे हैं, वहीं अब तो तेल अवीव तक हिजबुल्लाह के मिसाइल पहुंच रहे हैं और हमास ने तो कब्रें खोदने शुरू कर दी है। 30,000 सैनिक इजराइल के फंसे हुए हैं वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में और वो रोज मारे जा रहे हैं। एवरेज 50 सैनिक मारे जा रहे हैं, टैंक उड़ाए जा रहे हैं और इजराइल अब सख्ते में है। और ये सब कुछ क्यों हुआ?
सत्ता के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी ढीली पड़ रही थी, उसका सत्ता से कंट्रोल जा रहा था, वहां की मीडिया, वहां की जनता बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ थी। उसने सोचा कि राष्ट्रवाद के नाम पर और सबसे पड़ोसी देश जो दुश्मन फिलिस्तीन है उस पर हमला करके हम फिर से राजनीतिक सत्ता पा लेंगे, और इसलिए उसने हमला कर दिया। और नतीजा यह है कि अब इजराइल के लोगों को समझ में आ गया है कि इसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आज स्थिति यह है कि इजराइल पूरी तरह से टूट गया है, कमजोर पड़ गया, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। फिलिस्तीन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो किसानों का देश, रोज कमाने वाला देश, रोज खाने वाला देश, और अब उसको निस्ताबूद कर दिया गया, मलबे में ढेर कर दिया गया, और उसी मलबे को हथियार बनाकर वो इजरायलियों को मौत के घाट उतार रहा है। नुकसान हो रहा है पढ़े लिखे अमीर धन्ना सेठ इजरायलियों की, जिनका बिजनेस चौपट हो रहा है, जिनकी जान खतरे में है और जो घर छोड़कर भाग रहे हैं। एक भी फिलिस्तीनी घर छोड़ के नहीं भाग रहा है, एक भी फिलिस्तीनी अब जाने के लिए कहीं तैयार नहीं है। उसने सर पे कफन बांध लिया और तय कर लिया है कि लड़ेंगे, मरेंगे या आजाद होंगे। फिलिस्तीन में हमास कभी इतना मजबूत नहीं था। हर फिलिस्तीनी की आंखों में सपना है कि अब आजाद होना है, उनको हथियार भी मिल रहा है और अब हर फिलिस्तीनी इस युद्ध में शामिल हो रहा है। यह है सबसे बड़ा बदलाव। और इसी वजह से अमेरिका, जो अब तक इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त था, इंग्लैंड का ऋषि सुनक जो इजराइल आ गया था, उन दोनों ने भी अब किनारा कर लिया है, क्योंकि इन दोनों को खाड़ी देशों से बिजनेस करना है। अब पूरी दुनिया में इजराइल अलग थलग पड़ गया है। दुनिया को सोशल मीडिया ने बता दिया कि असली आतंकी इजराइल है, और नतीजा यह है कि युद्ध के 76वें दिन बाद इजराइल घुटनों पर है, बैकफुट पर है। फिलिस्तीन जरूर अपने देश को मलबे में तब्दील कर चुका है, उसका देश मलबा हो गया जो इजराइल ने किया है। उसके बच्चे 20,000 लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी भी इजराइल के सैनिकों के अलावा आम इजरायलियों पर एक भी हमास, हूथी या हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला नहीं कर रहे हैं। अब आप तय कीजिए कि आतंकी कौन है। भारत में ठीक इसी तरह से जो मनुवादी हैं, जो जातिवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो किसी कीमत पर झूठ के दम पर, मीडिया के दम पर सत्ता को भी कंट्रोल करते हैं और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बने हुए हैं। जैसे यहाँ बहुजनों को न्याय नहीं मिल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया ने उनके लिए न्याय के दरवाजे खोल दिए हैं। जैसे लक्ष्मण यादव की खबरें आज पूरी दुनिया जान रही है, डॉक्टर रितु की खबरें पूरी दुनिया जान रही है, साक्षी मलिक की खबरें पूरी दुनिया जान रही है। भारत के लिए बड़ी खबर है तो हमास और फिलिस्तीन पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है। आज मुसलमानों की लिंचिंग की खबरें पूरे देश को पता चलता है, क्योंकि सोशल मीडिया है। तो सोचिए, सोशल मीडिया ही इस देश दुनिया में मुक्ति का मार्ग है, और 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है सोशल मीडिया, जिसने इस देश के, भारत के बारे में अगर बात करेंगे तो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादियों की पोल खोल दी है, और ग्लोबल बात करेंगे तो इसने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की भी पोल खोल दी है। और आज सोचिए, एक कतर एक देश है खाड़ी देश में, जिसने अल जजीरा बनाया, और आज वो ग्लोबल पावर है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। पिछले 75 सालों से जैसे भारत की मनुवादी मीडिया ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को दोषी साबित कर रखा था, जैसे फिलिस्तीन को दोषी साबित कर रखा था, सोशल मीडिया ने सारी परतें खोल दी है। और आज फिलिस्तीन भी निर्दोष है, बहुजन भी निर्दोष है, और जो भारत के मनुवादी है वो भी अब हार रहे हैं, और इजराइल भी हार रहा है। दोनों में बड़ी समानता है, आपको समझना पड़ेगा। यह है सोशल मीडिया की ताकत, और मीडिया बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप अपनी आज़ादी, अपना संवैधानिक अधिकार चाहते हैं, अगर आप अपनी डिग्निटी चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया के जरिए जुड़िए और सच को सच की तरह देखिए। और सोशल मीडिया ने जहां फिलिस्तीन को पूरी दुनिया के सामने हीरो की तरह पेश किया है, ईमानदार देश की तरह पेश किया है, और इसलिए अब फिलिस्तीन की जीत जो है वो लगभग मुकर्रर होती दिख रही है, और इजराइल की बर्बादी, अब धीरे धीरे इजराइल बर्बादी में घुसता जा रहा है। और 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना है कि जिस हमास और फिलिस्तीन के साथ न सेना था, न जहाज था, न मिसाइलें थी, वो युद्ध जीतने के कगार पर है। और देर सवेर बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को एक एक इंच जमीन जो है फिलिस्तीन की लौटानी पड़ेगी। और उसी तरह से भारत में एक न एक दिन आएगा सोशल मीडिया की वजह से, जब मनुवादियों को अपनी गलती का एहसास होगा, और ये मुल्क और बेहतर बनेगा, क्योंकि सबको बराबर का अधिकार होगा। तो इजराइल और फिलिस्तीन एक युद्ध नहीं है, एक दुनिया के लिए एक सबक है कि आप बहुत दिनों तक अत्याचार नहीं कर सकते हैं, और 21वीं सदी में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
अपनी प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया मौका देता है कि आप सिर्फ वीडियो ना देखें, टीवी अखबार की तरह आप पढ़े नहीं, देखे नहीं, आप हमें सीधे सीधे अपनी राय भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।